हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी स्वागत है आप सभी का। आज की इस यूपीजी के मास्टर क्लास में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, सुल्तानपुर दर्शन। बिल्कुल, और ये जिला अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। हाँ, और जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस या सुपर टीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। एकदम सी बात है, क्योंकि आज हम सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं देखेंगे, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे की कहानी समझेंगे। राइट। तो आज हमारे साथ है शिवांश मिश्रा सर, जो हमें सुल्तानपुर के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम लेक्चर देंगे। धन्यवाद। देखिए, किसी भी जिले को महज नक्शे पर एक बिंदु समझना गलत है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जहां पौराणिक कथाएं भी हैं और आधुनिक विकास की चुनौतियां भी। बिल्कुल। तो सर, किसी भी जिले के इतिहास को समझने से पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है ना? हाँ, क्योंकि भूगोल ही इतिहास तय करता है। तो अगर एक नज़र में देखें तो सुल्तानपुर का मुख्यालय सुल्तानपुर नगर ही है। जी। और ये अयोध्या मंडल में आता है। वैसे इसका पुराना नाम फैजाबाद मंडल था। बिल्कुल सही। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 2673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की मुख्य भाषाएं हिंदी और अवधी हैं। लेकिन सर, मुझे लगता है कि इसकी जो चौहद्दी है, यानी इसके बॉर्डर्स, वो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, ये एक तरह से रणनीतिक बफर जोन की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, देखिए, इसके ठीक उत्तर में अयोध्या है, दक्षिण में प्रतापगढ़ की सीमाएं लगती हैं, पश्चिम में अमेठी है और पूर्व दिशा में अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और जौनपुर का एक पूरा क्लस्टर है। मतलब ये चारों तरफ से ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से एक्टिव जिलों से घिरा हुआ है। एग्जैक्टली। और नदियां, गोमती और शारदा नदी यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती हैं, राइट? हाँ, खासकर गोमती नदी का जो बेसिन है वो गंगा द्वार क्षेत्र का एक बहुत ही उपजाऊ हिस्सा है। और यहाँ कई प्रमुख झीलें भी तो हैं। बिल्कुल, जैसे राजा का बांध, लोधी ताल, भोजपुर ताल और मकरीकुंड ताल। हाँ। और हत्यारण ताल भी। जी। इसके अलावा सिंचाई के लिए शारदा सहायक नहर प्रणाली यहाँ बहुत अहम रोल निभाती है। राइट। तो जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया कि गोमती नदी का बेसिन बहुत उपजाऊ है, तो सर क्या यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। इस सवाल में ही सुल्तानपुर का पूरा इतिहास छिपा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, गोमती नदी अपने साथ जो जलोढ़ और दोमट मिट्टी लाती है ना, एलुवियल सॉइल, बिल्कुल। और जब उसे उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु का साथ मिलता है तो वो जमीन सचमुच सोना उगलती है। मतलब खेती के लिए एकदम परफेक्ट। एग्जैक्टली। और इतिहास गवाह है कि बड़े शहर हमेशा नदियों के किनारे ही बसे हैं, जहां पेट भरने के लिए भरपूर अनाज हो। तो चलिए इसी उपजाऊ जमीन के ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। पौराणिक काल में सुल्तानपुर का नाम क्या था? प्राचीन काल में इसे कुश भवनपुर कहा जाता था। राइट। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने गोमती तट पर इसकी स्थापना की थी। जी हाँ, और ये शहर समय के साथ विकसित होता रहा। अगर हम बौद्ध काल की बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने वृत्तांत में इसे कुशपुर कहा है। मतलब हजारों साल बाद भी इसकी पहचान कुश के नाम से ही जुड़ी थी। बिल्कुल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये जगह गौतम बुद्ध की 6 महीने की तपस्या स्थली भी रही है। ओह वाओ, 6 महीने तक? जी हाँ। इसका मतलब ये जगह उस समय बहुत शांत और आध्यात्मिक रही होगी। लेकिन राजपूत और मध्यकाल तक आते आते यहाँ भर शासकों का राज हो गया था, है ना? हाँ, लगभग 1200 ईस्वी तक यहाँ भर शासकों का ही आधिपत्य था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना और भर शासकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। खिलजी ने भर शासकों को हरा दिया और इस जगह का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। बिल्कुल सही कहा शिवांश मिश्रा सर। खिलजी के आक्रमण ने इस शहर की पहचान को पूरी तरह बदल दिया। जी, नाम बदलना सिर्फ अक्षरों का बदलना नहीं होता, ये पूरे क्षेत्र की पहचान पर कब्जा करने का तरीका होता है। राइट। और आधुनिक काल में भी सुल्तानपुर ने बहुत उथल-पुथल देखी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना ने इस नगर को पूरी तरह तबाह कर दिया था। हाँ, क्योंकि यहाँ का विद्रोह बहुत उग्र था। लेकिन फिर 1869 में यहाँ पहली बार नगर पालिका का गठन हुआ और 1890 में विक्टोरिया मंजिल का निर्माण किया गया, जिसे आज हम टाउन हॉल कहते हैं। तो इतने विनाश और पुनर्निर्माण के बाद आज का सुल्तानपुर कैसा है? चलिए थोड़ा जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स पर बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 37.97 लाख है।
जो कि पूरे यूपी का करीब 1.90% है। बिल्कुल। साक्षरता दर 69.3% है और जनसंख्या घनत्व 856 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सर, इन सब में एक आंकड़ा ऐसा है जो बहुत ही पॉजिटिव है। आप लिंगानुपात की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ का लिंगानुपात 983 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ये सच में एक बहुत ही सकारात्मक बिंदु है। यूपी के औसत को देखते हुए ये दिखाता है कि यहाँ सामाजिक संतुलन काफी बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन एक और आंकड़ा है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। यहाँ की 94% आबादी ग्रामीण है। जी हाँ, सिर्फ 5% लोग ही शहरों में रहते हैं। सर, जब 94% आबादी ग्रामीण है और यहाँ 986 ग्राम पंचायतें हैं, तो क्या इसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। इतनी विशाल ग्रामीण आबादी को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा चाहिए होता है। राइट। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, सुल्तानपुर और अमेठी। और 5 विधानसभा सीटें हैं, सदर, लंभुआ, कादीपुर, इसौली और जगदीशपुर। जी, और जमीनी स्तर पर 5 तहसीलें, 14 विकासखंड और 1727 गांव हैं। तो आप सोचिए, जब 94% लोग गांव में हैं तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? जाहिर सी बात है, कृषि। एग्जैक्टली। गोमती बेसिन की उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन की बम्पर पैदावार होती है। और इसीलिए यहाँ के उद्योग भी कृषि पर ही आधारित है, जैसे सहकारी चीनी मिलें। हाँ, गन्ने की पैदावार अच्छी होने के कारण चीनी मिलें यहाँ का प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा सूती वस्त्र, चमड़ा और बांस उद्योग भी हैं। जी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना में सुल्तानपुर से मूंज उत्पादों को चुना गया है। मूंज यानी वो खास तरह की घास जिससे रस्सियां और हस्तशिल्प की चीजें बनती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही मजबूत और लचीली घास होती है। तो जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, मूंज उत्पादों का ODOP में आना यहाँ के ग्रामीण हस्तशिल्प को नई पहचान दे रहा है, भले ही अभी GI टैग न मिला हो। हाँ, वर्तमान में सुल्तानपुर के पास कोई GI टैग नहीं है। राइट, लेकिन स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि GI टैग 10 साल के लिए मिलता है। और भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। बिल्कुल। अच्छा सर, व्यापार और कृषि को सपोर्ट करने के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? परिवहन के मामले में ये जिला काफी मजबूत है। कई नेशनल हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं, जैसे NH 330A, 931, 232, 96, 731, 056 और 730। जी, और रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से सीधा संपर्क है। और शिक्षा के क्षेत्र में कमला नेहरू प्रौद्योगिकी स्थान यानी KNIT और गन्ना बीज संवर्धन केंद्र भी यही हैं। बिल्कुल, और जब किसी क्षेत्र का पेट भरा हो और कनेक्टिविटी अच्छी हो तो वहाँ की कला और संस्कृति भी खूब फलती फूलती है। संस्कृति की बात हो तो दुर्गा पूजा को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कोलकाता के बाद सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा सबसे भव्य मानी जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा करिया बाबा मेला और वाल्मीकि जयंती मेला भी यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। और धार्मिक स्थलों की बात करें तो धोपाप, जिसे कोटवा धाम भी कहते हैं, और सीताकुंड घाट। सीताकुंड घाट, इन दोनों का बहुत महत्व है। और ये क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा और वशिष्ठ की तपोस्थली भी रहा है। और यहाँ के पारिजात वृक्ष का भी बहुत धार्मिक महत्व है, राइट? जी, और ऐतिहासिक धरोहरों में तो हमने विक्टोरिया मंजिल की बात की ही थी, साथ ही बादशाही मस्जिद भी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और सर इस जिले ने कई महान हस्तियों को भी जन्म दिया है। बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी। और बॉलीवुड को अपने गीतों से अमर करने वाले मजरू सुल्तानपुरी। हाँ, मजरू सुल्तानपुरी का नाम तो कला जगत में बहुत ऊपर है। और ख्याति प्राप्त कवि अजहल सुल्तानपुरी भी इसी जिले से हैं। तो ये सब तो हो गई इस जिले की ताकतें, लेकिन अगर हम एक निष्पक्ष स्वॉट एनालिसिस करें तो हमें इसकी चुनौतियों पर भी बात करनी होगी। बिल्कुल। तो सकारात्मक पक्ष यानी स्ट्रेंथ्स तो साफ हैं। उपजाऊ जमीन, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और 983 का वो शानदार लिंगानुपात। जी। लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें तो यहाँ औद्योगिक विकास काफी धीमा है। पूंजी निवेश का अभाव है। और उसका एक बड़ा कारण है दबंगई। दबंगई? वो कैसे? देखिए, जब सरकार या कोई कंपनी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, अच्छा, तो स्थानीय दबंगई और बाहुबल के कारण कानूनी विवाद खड़े हो जाते हैं। और जहां जमीन सुरक्षित नहीं होती, वहां निवेश नहीं आता। राइट।
निवेश नहीं तो रोजगार नहीं, और शिक्षा संरचना का भी तो अभाव है यहाँ। बिल्कुल, और इन्हीं कारणों से सुल्तानपुर को भारत सरकार की आकांक्षी जिला परियोजना में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही कहा शिवांश मिश्रा सर। एक तरफ जहां बेहतरीन लिंगानुपात है, वहीं शिक्षा संरचना की कमी इस जिले को पीछे खींच रही है। जी, ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। तो चलिए क्लास के अंत में परीक्षा की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए प्राचीन इतिहास का एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज हो जाए। बिल्कुल, हम महाजनपद काल की बात कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, द्वितीय नगरीकरण काल में महाजनपद जैसी राजनीतिक संरचना का उदय हुआ था और कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। मैं बता देता हूँ। इसका उल्लेख मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और सबसे कमाल का फैक्ट ये है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इन 16 में से कुल 8 महाजनपद स्थित है। जी, जो ये साबित करता है कि यूपी हमेशा से सत्ता और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिल्कुल। तो आज के सेशन में हमने सुल्तानपुर को हर पहलू से समझा। सर, इस बेहतरीन मास्टर क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, डेली पीडीएफ और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप एसएस मंत्रा के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।